जरा सोचिए एक ऐसी विशाल संस्था के बारे में जो पूरे के पूरे देशों को अरबों डॉलर का लोन देती है। मतलब नए एक्सप्रेसवे बनवाने हो, शहरों में मेट्रो दौड़ानी हो, पावर प्लांट्स लगाने हो या फिर किसी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को दिवालिया होने से बचाना हो। इस बेतहाशा ताकतवर संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही गंभीर बहस भी छिड़ जाती है। क्या वर्ल्ड बैंक सच में एक ग्लोबल डेवलपर है जो दुनिया भर से गरीबी मिटा रहा है, या फिर आलोचकों के मुताबिक ये गरीब देशों को कर्ज और नियंत्रण के एक ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है? आज के इस गहराई भरे एक्सप्लेनर में हम इसी कहानी के दोनों पहलुओं को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर का रास्ता तय करते हैं। हम शुरुआत करेंगे वर्ल्ड बैंक के जन्म से, फिर इसके काम करने का तरीका और इसकी 5 प्रमुख शाखाएं समझेंगे। इसके बाद देखेंगे भारत के साथ इसका कनेक्शन और आखिर में बात करेंगे उन बड़े विवादों की जो कर्ज और नियंत्रण से जुड़े हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पहलू से। आखिर वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे 1940 के दशक में जाना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को सच में हिलाकर रख दिया था। यूरोप और एशिया के कई बड़े शहर और उनकी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी थीं। देशों के पास अपना पुनर्निर्माण करने के लिए एक पैसा तक नहीं बचा था। इसी भारी संकट का हल निकालने के लिए साल 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में 44 देशों की एक ऐतिहासिक बैठक हुई और बस यहीं से वर्ल्ड बैंक अस्तित्व में आया। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसका इकलौता मकसद सिर्फ युद्ध से तबाह हुए देशों को फिर से खड़ा करना था, लेकिन 1940 के दशक के बाद धीरे धीरे इसका पूरा फोकस बदल गया और ये दुनिया भर के गरीब और विकासशील देशों की मदद करने लगा। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कड़ी की तरफ। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये विशाल मशीनरी काम कैसे करती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड बैंक हमारे और आपके आसपास मौजूद किसी आम बैंक जैसा बिल्कुल नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये कोई केंद्रीय बैंक नहीं है। मतलब इसके पास अपना खुद का पैसा छापने की कोई पावर नहीं है। इसके बजाय ये एक ऐसी अनूठी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देशों की अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिए विशाल पूंजी देती है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये दुनिया भर के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अपने टॉप लेवल के अर्थशास्त्री, इंजीनियर और नीति सलाहकार भी देशों को मुहैया कराती है। अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, जब ये अपना पैसा खुद नहीं छाप सकता तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इसके पास अरबों डॉलर आते कहां से हैं? इसके मुख्य रूप से 3 बड़े स्रोत हैं। पहला, अमेरिका, जापान और यूके जैसे अमीर डोनर देश इसे भारी फंडिंग देते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार, जहां निवेशक इसे एक बेहद सुरक्षित निवेश मानकर इसमें अपना पैसा लगाते हैं। और तीसरा स्रोत है वो ब्याज जो कर्ज लेने वाले देश अपने पुराने लोन्स पर वर्ल्ड बैंक को चुकाते हैं। चलिए अब वर्ल्ड बैंक के असली स्ट्रक्चर को डीकोड करते हैं, यानी इसकी 5 प्रमुख शाखाएं। अक्सर हम जिसे सिर्फ वर्ल्ड बैंक कह देते हैं, वो असल में 5 अलग अलग संस्थाओं का एक ग्रुप है। सबसे पहले है IBRD, जो विकासशील देशों को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवेज या डैम्स के लिए लोन देता है। इसके बाद आता है IDA, ये दुनिया के सबसे गरीब देशों को या तो बिल्कुल मुफ्त या फिर नाममात्र ब्याज पर लोन देता है। तीसरी संस्था है IFC, जो सरकारों को नहीं बल्कि सीधे प्राइवेट कंपनियों में निवेश करती है ताकि अर्थव्यवस्था तेज हो सके। चौथी है मेगा, ये दूसरे देशों में पैसा लगाने वाले विदेशी निवेशकों को युद्ध या राजनीतिक उथल-पुथल जैसी चीजों के खिलाफ एक तरह का इंश्योरेंस देती है। और आखिर में है ICSID, जो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस विवादों को सुलझाने के लिए एक ग्लोबल कोर्ट की तरह काम करता है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए सीधे भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत शुरू से ही इस संस्था का एक बहुत अहम सदस्य रहा है। 1947 से लेकर अब तक भारत को अनगिनत प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग मिल चुकी है। अगर हम अपने आसपास देखें तो दिल्ली मेट्रो का जो विशाल और शानदार नेटवर्क है, गांव-गांव को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कें हैं, गंगा नदी को साफ करने की जो अहम पहल है, और यहां तक कि देश भर में जो बड़े एजुकेशन प्रोग्राम्स चलते हैं, इन सब में वर्ल्ड बैंक का भारी सपोर्ट रहा है। और तो और आजकल देश में जो बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उनमें भी इस संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे संवेदनशील और जरूरी हिस्से पर, यानी कर्ज और नियंत्रण से जुड़े विवाद। जैसा कि हम जानते हैं, हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ वर्ल्ड बैंक द्वारा किए गए विकास और गरीबी मिटाने के वो बड़े वादे हैं जो हमने अभी देखे,
लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों द्वारा उठाई गई वो वास्तविकताएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरोप लगते हैं कि विकास के नाम पर असल में देशों को निर्बल बनाया जा रहा है। इस निर्भरता की जड़ में एक बहुत ही खतरनाक चीज छुपी है, जिसे आलोचक द डेट ट्रैप साइकिल यानी कर्ज का जाल कहते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकल पाना गरीब देशों के लिए सच में एक बुरे सपने जैसा बन जाता है। तो आखिर ये डेट ट्रैप साइकिल काम कैसे करता है? इसके 3 बिल्कुल सीधे लेकिन विनाशकारी चरण हैं। पहले चरण में एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश बड़े बड़े विकास प्रोजेक्ट्स के सपने देखकर भारी मात्रा में कर्ज ले लेता है। दूसरे चरण में दिक्कत यह आती है कि वो देश उस प्रोजेक्ट से इतना पैसा या राजस्व नहीं कमा पाता कि कर्ज की किस्तें चुका सके। और फिर आता है तीसरा चरण, जहां उस देश को सिर्फ अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए एक और नया कर्ज लेना पड़ता है। मतलब विकास तो दूर की बात, देश बस कर्जे के एक कभी ना खत्म होने वाले चक्रव्यूह में फंस कर रह जाता है। और बात सिर्फ कर्ज लेने तक सीमित नहीं है। आलोचकों का सबसे बड़ा तर्क ये है कि इन लोन्स के साथ बहुत ही सख्त शर्तें चिपकी होती हैं। पैसा देते वक्त वर्ल्ड बैंक अक्सर ये अनिवार्य शर्त रखता है कि देश को अपने सरकारी खर्चों में भारी कटौती करनी होगी। इसके अलावा देशों पर अपनी सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करने और अपनी घरेलू आर्थिक नीतियों को बदलने का बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता है। आलोचक मानते हैं कि नीतियों में इस तरह की अचानक और जबरदस्ती की गई दखलंदाजी का सबसे बुरा असर उस देश के आम और गरीब नागरिकों पर ही पड़ता है। और ये सब नीतियां तय कौन करता है? इस शक्ति संतुलन को समझना बेहद दिलचस्प है। वर्ल्ड बैंक के अंदर फैसले लेने की जो वोटिंग पावर है, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अकेले ही सबसे बड़ा हिस्सा है। उसके बाद बाकी बचे हुए अमीर डोनर देशों का दबदबा है और बाकी पूरी दुनिया, जिसमें सारे विकासशील और गरीब देश आते हैं, उनकी आवाज़ इस सिस्टम में बहुत ही छोटी रह जाती है। यही कारण है कि अक्सर ये गंभीर आरोप लगता है कि कुछ मुट्ठी भर अमीर देश वर्ल्ड बैंक की आड़ में अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक नीतियों को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या वर्ल्ड बैंक सच में दुनिया भर में सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनाने वाला एक ग्लोबल हीरो है, या फिर ये कर्ज की बेड़ियों और नीतियों के प्रभाव के जरिए काम करने वाला कोई छुपा हुआ नियंत्रक है? एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के बिल्कुल साफ फायदे हैं, तो दूसरी तरफ कर्ज के जाल और निर्भरता के वो जोखिम हैं जो किसी भी देश का भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। दोनों पक्षों को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? वैश्विक विकास का असली मॉडल आखिर कैसा होना चाहिए?